अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ जो समाजी मसाइल हैं उनका अहाता करते हैं और बिलखुसूस जो पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं या इवन वो लोग जो बरतानिया के मुस्तकिल बासी हैं, उनके जो बरतानिया के अंदर भी मसाइल हैं, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि उनकी निशानदेही की जाए और उन लोगों तक पहुँचाए जाएँ जिन लोगों ने ये मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान में जो बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि जब पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ये प्रॉपर्टी बड़े हद तक जो कब्ज़ा माफिया हैं उस नासूर की नज़र हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली माशरे में ये कब्ज़ा माफिया एक नासूर बन चुका है और हुकूमत का कोई भी कारोबार जो है इन उरूज पर ही रहता है। लेकिन जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी पर कब्ज़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक सेंटिमेंट कारोबार के एतबार से भी जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं या लोग हैं उनको कोई अच्छा नहीं जाता है। कई दिहाइयों से ये कब्ज़ा माफिया का राज रहा है और हम लोग जो कब्ज़ा माफिया अब एक ऐसी बीमारी बन चुका है कि जिसको हम सरतान भी कह सकते हैं। पिछले कई अरसे से इन मसाइल के तदारुक के लिए इसका जो इलाज है वो मिसाल के तौर पर डिस्प्रिन के साथ किया जाता रहा है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए निज़ाम के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ चाहिए। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर तब्दीलियाँ चाहिए और शायद ये निज़ाम के अंदर तब्दीली ना होने की वजह से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी हद तक पाकिस्तान में इतराते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए, पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत से नारे लगाती रही हैं, लेकिन वो इनकलाबी काम नहीं हो सके जिसकी तवक्को की जाती थी। पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम की भी हम बात करें तो वो अगरचे आइडियल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे जो मुतासरीन हैं, जो कब्ज़ा माफिया के हाथों यरगमाल हो चुके होते हैं, उन्हें इंसाफ मिलता नज़र भी आता है। साइल के पास दरवाज़ा खटखटाने का एक बेहतरीन सहारा अदालतें हैं और उसका तरीक़ा कार ये है कि आप कोई वकील कीजिए, उसको मुनासिब सी फ़ीस दीजिए और उसके बाद अपना जो मामला है वो कोर्ट के अंदर उसको कंटेस्ट कीजिए। लोगों को रिलीफ भी मिलता है। जहां बहुत से और मसाइल होते हैं, उन मसाइल के हल के साथ साथ अगर आप लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपके हक़ में फ़ैसला ज़रूर हो जाता है। अराज़ी की जो मलकियत है वो किसी भी मुआशरे में एक कॉन्फिडेंस समझी जाती है, एक स्टेटस की अलामत समझी जाती है। अराज़ी चाहे चंद मरले हो या चंद कनाल हो या किसी के एकड़ हों या मुरब्बे हों, जो उसको यकीनी तौर पे एक एहसास रहता है तहफ़्फ़ुज़ का। हमारे मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन माजी में इन पर अमल दरामद ना होने के बायस काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। कब्ज़ा माफिया को इन्हें बहुत फ़ायदा उठाया है। जैसे जैसे ज़मीनों पर कब्ज़े के वाक़यात बढ़ने लगे हैं, अवाम में तशवीश भी बढ़ी है। बैरूनी सरमायाकारी ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं जिन लोगों ने सरमायाकारी करनी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल लैंड ग्रैबिंग की खुसूसी कैटेगरी बनाई गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो इक़दाम किया गया है, इस कैटेगरी के तहत कोई भी शहरी अपनी ज़मीन पर कब्ज़े की दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करवा सकता है। उसकी दरख्वास्त के बाद मुतल्लिका सरकारी इदारे ज़रूर छानबीन के बाद एक्शन लेंगे। लैंड ग्रैबिंग कैटेगरी में ना सिर्फ अपनी ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जा सकती है, बल्कि अगर किसी और सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा हो तो उससे मुतालिक भी बताया जा सकता है और पेशगी इक़दामात किए जा सकते हैं। साथ ही साथ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो क़याम है वो भी अमल में लाया जा रहा है और अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैकेज अनाउंस किया गया था, उस पैकेज में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं, इब्तदाई तौर पे इस्लामाबाद में इनका क़याम अमल में लाया जाएगा और फिर जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं वो इसको सुपरवाइजरी भी करेंगी। साथ ही साथ एक मुद्दत मुख्तस की गई है, 90 रोज़ तक इनका जो केस है उसका फ़ैसला होना ज़रूरी है। तो ये कुछ उम्मीद जागी है बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। फ़ोकल पर्सन भी डेडिकेटेड कर दिए गए हैं जो DC ऑफ़िस हैं उसमें। अब इन इक़दामात के असरात क्या होंगे, क्या वाक़तन एक कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रही है। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। शाहिद हुसैन साहब हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आशिर कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। शुक्रिया आशिर साहब आपका। और अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर क़ानून हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
और ग़ुलाम हुसैन आवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके हैं। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, ये इक़दामात हैं, पहले भी हम अपने प्रोग्राम में इनका ज़िक्र कर चुके हैं। अब ये बताइएगा कि इन पे अमल दरामद क्या शुरू हो चुका है और ये किस हद तक हौसला दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। दरअसल बात यह है कि हुकूमत ने मेरा ख्याल आखिरी रोज़ जो है वो एक कानून साजी की है। उसके ऊपर अमल दरामद कब होता है ये तो ज़ाहिर अभी हमें नहीं पता। और लेकिन जो दूसरी बात है वो एक स्ट्रेटजी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये जो प्रॉपर्टी के अदारे हैं, जितने भी जो बाहर बैरून मुल्क आकर जो है वो अपनी सेलिंग करते हैं या यहाँ पे दफ्तर बनाए हुए हैं, इनको ही चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताएं कि जिसके जरिए वो ये चेक कर सकें कि जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड है, जो जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है प्रदेश से देश तक, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने ये एक प्रॉपर्टी जो है वो साल 50 लाख की दी थी, तो जब पोजेशन हम लेने लगे हैं किसी फ्लैट का, तो उसके बाद जो है वहाँ पर हमें और चार्जेस जो है वो देने पड़ गए हैं। कोई ना कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो कि उस वक्त इतनी विजिबल नहीं होती, लेकिन जब आपको पोजेशन देना होता है तो उस वक्त जो है वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं जी आपने इतने पैसे और देने हैं। तो फिर ज़ाहिर है बंदा उस वक्त फंसा होता है, ना वो आगे जा सकता है ना पीछे। तो इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि जिन्होंने इतनी जगह भी नहीं एक्वायर की होती जितनी वो बेच देते हैं। तो जब कब्जा पोजेशन देने की बारी आती है तो उस वक्त जो है वो फिर मामला खराब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी सोसाइटी गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करे, वो मेक श्योर करे कि इसके जितने प्लॉट जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं जो अप्रूवल के अंदर है, उससे ज्यादा कुछ सेल ना कर सके। क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि कम अज कम ज़ाहिर है वहाँ पर पाकिस्तानियों से भी, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी चूँकि दूर होते हैं उस वक्त वो फिजिकल नहीं देख सकते, बैरून मुल्क होते हैं, तो उनके लिए मैकेनिज्म ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो ये मेक श्योर कर सकें कि जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर है। जी ठीक है। अच्छा आशिर साहब, अब मामलात तो मुख्तलिफ हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने वालों से मुताल्लिक बात करें, एक तो मोस्टली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, उन वेबसाइट्स पे डिटेल्स मौजूद हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन लेटर्स वगैरह हैं, और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत कम इस तरह के मामलात आते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस वाला इशू ज़रूर रहता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी में करते हैं ये और एक अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर मसाइल किस नौइयत के मुख्तलिफ हो जाते हैं? आशिर साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपका जो पर्टिकुलर सवाल है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो लैंड होती है, लैंड वो भी होती है, ऑब्वियसली वो सोसाइटी के अंदर नहीं होती, लेकिन उसका भी ड्यू डिलिजेंस होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं उनका ड्यू डिलिजेंस बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि जी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है वो जिस सिटी की है वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वहाँ का एनओसी भी होगा, और उन्होंने कुछ प्लज भी करा रखे होंगे प्लॉट। वो जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे वो प्लॉट उनके नहीं निकलते। क्लाइंट को या इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि सोसाइटी ऑनर ने उसको प्लज वाला प्लॉट तो नहीं दे दिया, स्टफ लाइक दैट। बट अनरजिस्टर्ड जो होती है, जो कोई सोसाइटी नहीं होती, वो पीस ऑफ लैंड होता है, वो 1 एकड़ है, 1 कनाल है, जो कुछ भी है, उसकी भी बाकायदा रजिस्ट्री, यहाँ पे तो सेकंड 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, एक रजिस्ट्री होती है और एक इंतकाल होता है। तो जो आपकी फर्क होती है, जो जब आप पर्टिकुलर बात है, उसकी वेरिफिकेशन आप बड़े आसानी से किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवा सकते हैं। उसमें जो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आती है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी ये शायद जोक गुजार कर चुका हूँ, 9 आउट ऑफ 10 केसेस जो फ्रॉड के हैं वो एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी के नहीं है, बल्कि अपने ही चचा, मामा, ताया, फुफ्फी और इस तरह के लोगों को जब आप इन्वॉल्व करते हैं। आप ओवरसीज बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि मैं पैसे भेज रहा हूँ फलां जाके जगह खरीद लें, वो जगह खरीदी नहीं जाती, पैसे यूज हो जाते हैं, बाद में वो प्लॉट आपको नहीं मिलता। 90% प्रॉब्लम ये वाले जो जेन्युइन, अगर आपका कोई बंदा, अगर आप फर्स्ट की वेरिफिकेशन करके अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो कि आपको जाना भी पड़ता है ऑब्वियसली अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आते।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को जो है ना लिटरेट करने की, एजुकेट करने की जरूरत है कि जब वो इन्वेस्टर, और मेरा तो एक्सपीरियंस ही है, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ जो भी इन्वेस्टर हैं ओवरसीज पाकिस्तान के प्लॉट्स में और इनमें इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पर नई सोसाइटीज में, आई थिंक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग द डिपॉजिट पेमेंट। वो अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं और उनका कोई कब्जे और कोई प्रॉब्लम इस किस्म का नहीं आ रहा अनलेस कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को इन्वॉल्व किया है और उसके कहने पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है और पैसे भेजे हैं और वो प्रॉब्लम में आ गए। सही है, बिल्कुल ठीक है आशीष साहब। ये जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, दूसरा एक पहलू ये भी है कि आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, आप मुल्क से बाहर हैं, तो आपके जो इमीडिएट रिलेशंस हैं वो उस पर काबिज़ हो जाते हैं, फिर मामला लिटिगेशन में जाता है। अजहर सिद्दीक साहब, ये दीवानी केसेस जो पाकिस्तान में हैं, हमने ये भी देखा कि जो दादा जान हैं उन्होंने केस फाइल किया था तो फ़ैसला जाके पोते के ज़माने में हो रहा है। ये दीवानी केसेस साहिल को दीवाना क्यों कर देते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो चीज़ समझने वाली है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको पता है मैं आजकल बरतानिया में हूँ और मैंने यहाँ का जो लैंड सिस्टम है, ज़मीनों का सेल परचेज का, वो सारा मैंने देखा और एक आइडियल सिस्टम पाया इसको। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में कानूनी दरखास्त दायर की थी कि यहाँ बाकायदा जो है ना पोस्टल कोड, जैसे यहाँ बरतानिया में, यूरोप में अवेलेबल है कि जो प्रॉपर्टी की निशानदेही करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको यही नहीं पता चलता कि वो प्रॉपर्टी किस जगह है, कहाँ है, बताया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, और फिर जितना भी मर्जी आप कोशिश कर लें लेकिन आप वो रिजल्ट नहीं ले पाते। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है ना, अब ये कानून साजी जाते जाते हुकूमत कर गई क्रेडिट लेने के लिए, मैं इस कानून साजी को कुछ नहीं समझता। इस तरह के देखे ना पिछले कोई 15 साल से ओवरसीज के हवाले से इतनी कानून साजी हुई, वो रिजल्ट हम ले नहीं सके और उनसे हमने जो सीखना था वो हम सीख नहीं सके। पहली जो बात मैं समझता हूँ कि यहाँ जो बरतानिया वगैरह में सिस्टम है प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में, उसका उसी तर्ज के ऊपर ये सिस्टम जो है ना नफाज यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं कहूँ कि मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है और सारे का सारा हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव है, जैसे गुलाम हुसैन ने कहा है। फिर क्या जो आप पेमेंट दे रहे हैं वो सिक्योर है, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आपको जब तक एक सिस्टम नहीं बना सकेंगे आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, तो शायद मसला हल ना हो पाए। लेकिन चलते हैं कि मौजूदा हालात में क्या किया जाए। मौजूदा हालात में पहली तो बात है कि यहाँ ओवरसीज के कॉन्टेक्स्ट में आप जितना भी है ना, जो पाकिस्तान के अंदर भी है और जो आपकी एम्बेसी हो वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए। वहाँ बाकायदा आपको पता है नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम बन चुका हुआ है, लेकिन वहाँ लैंड का एक डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज का इंटरेक्शन हो, यानी उनको तस्दीक करके दें कि प्रॉपर्टी अब जो खरीद रही है सही खरीद रही है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक डिप्टी कमिश्नर को जो फोकल पर्सन बनाया, अरसे से सुनते आए ये फोकल पर्सन है, कोई फोकल पर्सन नहीं है माजरत के साथ। वो इसके लिए आपको एक अलग डेडिकेटेड बना दे, क्या मुश्किल काम है। ओवरसीज इतना पैसा देते हैं आप लोगों को, क्या फर्क पड़ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के कॉन्टेक्स्ट में सारे मामला को देखेगा और एम्बेसी के साथ और तमाम इदारों के साथ इंटरेक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। और इसमें साथ अदर साहब अब बात यह है, ऑन अ लाइटर नोट, अब हुक्म अज़ां आया तो आप बरतानिया चले गए। दूसरी बात यह है, आप जो निज़ाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपने कानून साजी की बात की, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम कोई भी जमात हो, कोई किसी भी जमात की हुकूमत हो, हम निज़ाम बदल देंगे, वन विंडो कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। अब उसमें रुकावट क्या, निज़ाम के अपने ही लोग बन जाते हैं? ये मेरा एक सवाल है। ब्रेक के बाद बात करते, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शाहिद साहब, आशिष साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, पॉइंट आउट किया, अजहर सिद्दीक साहब ने भी, जो निज़ाम के फ्लॉज हैं। अब केसेस आते हैं मोस्टली दो तरह के। एक तो आपने नई इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे बाद में डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए, या आपको बताया कि आपका प्लॉट ब्लॉक ए में है और ब्लॉक ए लबे सड़क मौजूद है जब आपको बेचा गया, लेकिन जब आप पोजीशन लेने गए तो मालूम हुआ कि वो ब्लॉक डी में है और डी जो है वो पिछले गांव के साथ अगली नहर के पार है। तो इस तरह के जो मसाइल आते हैं, और दूसरा जो हैं वो इनहेरिटेड या रिश्तेदारों की तरफ से या मौरूसी प्रॉपर्टी है उस पर मामला चलते हैं। दोनों जगह पे आप क्या समझते हैं, जो ख़रीदने वाला है या जो मुतासरा शख्स है उससे क्या गलती होती है और उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहले हम लोग सुनते थे
कि ओवरसीज पाकिस्तानी की ज़मीनों पे कब्जा हो गया, भाई ने कब्जा कर लिया, चाचा ने कर लिया, फैमिली के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उसकी एक मॉडर्न फॉर्म आ गई है, जैसे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं। इनका जो सबसे जो मेन मसला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है जिसपे एक कोई भी डेवलपर है वो सोसाइटी को लॉन्च करता है, उसके पास ज़मीन कम होती है लेकिन वो ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाद में पोजेशन के चार्जेस, एलोकेशन के ये मसाइल आते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं उनको हम 3 चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले उनको एडवाइस या उनको मशवरा देते हैं। सबसे पहले कि जिस बंदे की सोसाइटी है उसकी प्रोफाइल देख लें कि वो बंदा कौन है, वो कंपनी कौन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कौन है, पीछे उन्होंने पास में कोई चीज़ डिलीवर की है या नहीं की है। सेकंड स्टेप ये है कि ये देख लें कि उनके पास ज़मीन है, क्योंकि जब सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी जब आपने बनानी है उसका पहला स्टेप यही होता है कि आपके पास लैंड मौजूद होनी चाहिए, यू मस्ट एक्वायर्ड द लैंड। तो उन्होंने लैंड बाइंग की है, आप उनसे पूछ सकते हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट जो लोकल अथॉरिटीज है वहाँ से भी चेक किया जा सकता है। और तीसरी जो चीज़ है वो एनओसी। अब एनओसी का जो इशू है थोड़ा टेक्निकल है, वो चीज़ पाकिस्तानियों को वो समझते नहीं है, और यहाँ के जो डेवलपर्स हैं वो आके यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते हैं और बहुत मतलब के बड़े बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन एक्चुअल लैंड जो बहुत कम होती है। तो एनओसी बहुत कम लैंड की होती है लेकिन सेलिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा की होती है, जिसकी वजह से ये पोजेशन का और प्लाट नहीं मिला या प्लाट की लोकेशन वहाँ चलेगी यहाँ चलेगी। तो आजकल इन्वेस्ट करने से पहले मेरा ख्याल है इन 3 चीज़ों को ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि उससे पहले कि वो ये चीज़ें देख लें। तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि एनओसी देखें, एक तो तरीक़ाकार ये है कि जो नामी ग्रामी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके तो इस तरह के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो शफलिंग का हो जाता है कि प्लॉट यहाँ था और वहाँ चला गया, या डेवलपमेंट चार्जेस वाला रोला होता है। लेकिन एक सोसाइटी जो आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि उसके पास मिसाल के तौर पे जगह है 200 कनाल और वो बेच वो 1000 कनाल देते हैं, तो इसको चेक करने का तरीका कार क्या है शायद साहब? ये देखें, जो जब भी हाउसिंग सोसाइटी, अब अनफॉर्चुनेटली इस पे जो है वो हमारी गवर्नमेंट लेवल का फेलियर है कि कोई सोसाइटी पाकिस्तान में, लेट्स सपोज मैंने कहा जी मैंने XY लिमिटेड सिटी लॉन्च किया है, तो मुझे उतनी ही लैंड की सेलिंग की इजाज़त होनी चाहिए जितनी की लैंड मेरे पास मौजूद है मलकियत में, चाहे वो कंपनी के नाम पे है या ज़ाती हैसियत में है, और उसकी एनओसी मेरे पास इशू हो चुकी है, वो चाहे जो भी है। लेकिन ये होता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ चेक की जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतने बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को जो है ना वो बड़े लेवल पे कर सकता है। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक हुआ सिस्टम से खाली ये चीज़ कह दी जाए कि ज़मीन कम थी बेच दिया, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए तभी जाके ये मामला। वैसे जो लोकल मिसाल के तौर पर पिंडी में मैंने सोसाइटी लॉन्च किया तो RDA की वेबसाइट पे लिखा होता है कि इस जो डेवलपर है इसको 500 कनाल की एनओसी हमने इशू की है, लेकिन वो बाज़ 10,000 कनाल बेच देते हैं 500। जी एग्जैक्टली। तो देखते भी है ये चीज़ जाके ना, तो उस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, या हम लोग यहाँ मौजूद हैं हमसे बात कर लें, एटलीस्ट हमें तो मालूम होता है कि अंदर गेम क्या है, तो वही कैन एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। वैसे ये जो आपने कहा ना हमसे बात कर लें, अब ये भी एक बड़ा आप कह लें, पूरी दुनिया में जो लोग सर्विसेज देते हैं वो अपने चार्जेस लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या रियल एस्टेट में जो लोग डील कर रहे होते हैं, एक कॉमन आदमी के लिए मतलब वो भी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं रख रहा होता। अब ये भी मैं आप लोगों से आगे चल के सवाल करूँगा कि अपनी रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। गुलाम हसन अवान साहब, अब हमने निज़ाम की भी बात की, हमने शख्सी गलतियों की भी बात की, एक इंतहाई अहम पहलू है कि जब तक फ़ाइल को पहिए ना लगे वो फ़ाइल चलती नहीं है। तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुतासरा हो जाते हैं, कब्ज़ा माफिया के हाथों शिकार हो जाते हैं, क्या उनको पहिए लगाने का हुनर नहीं आता, या वो इस निज़ाम को समझते नहीं हैं, या वो समझकर इज्तनाब कर रहे होते हैं, या कोई और वजह होती है? बहुत शुक्रिया बताऊँ। असल में बासित साहब ये होता है कि जिस कंट्रीज के अंदर हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, वहाँ पर सिस्टम बड़ा स्मूथ होता है, और आपका टेलीफोन कॉल के ऊपर ही आप अपने घर के अंदर टेलीफोन कनेक्शन लगवाएं, आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है वो टेलीफोन के ऊपर ही सब काम हो जाते हैं। तो बड़ा स्मूथ सिस्टम है, अगर आप किसी दफ्तर में भी जाना पड़े तो बड़ा स्मूथली अकॉर्डिंग टू लॉ जो सारे काम होते हैं, और इतने यूज तो होते हैं कि फिर उनका उस तरफ को ध्यान जाता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका काम
पाकिस्तान के अंदर भी लॉ के मुताबिक और सीधा हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये भी आपकी बात ठीक है कि अगर आपको ये फाइल को पहिए लगाने भी नहीं आते, आपको तरीका भी नहीं आता, तो फिर आपको और मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, मैं कहता हूँ कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जिस बंदे से भी बात करें, किसी का कोई ना किसी तरह का मसला जरूर होता है जो पाकिस्तान के अंदर फंसा होता है। ज्यादातर लोगों के मसाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों के मसाइल हैं जो कि हल नहीं होते। क्योंकि यहाँ से अगर किसी ने छुट्टी पर जाना है 1 महीने के लिए, 1.5-2 महीने के लिए जाना है, तो यहाँ वहाँ पर तो आपको पता है 1-1.5 जो है वो केस की पड़ जाए तो 3-4 महीने आपके खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह का जैसा कि अभी शाहिद साहब भी कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ होना भी यही चाहिए कि इनके लिए एक स्पेशल सेल, इस तरह का सेल नहीं जो बार बार बढ़ रहे हैं, जो कोई हल नहीं करते। 1 विंडो सेल हो जहां पर आप एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन लें और जो आगे डिपार्टमेंट है वो आपके बिहाफ के ऊपर, चाहे वो अदालती मामलात हो, चाहे वो तफसीली मामलात हो, वही इंफॉर्मेशन ले रहा हो। और जैसा आजर साहब भी कह रहे थे कि बैचियों के अंदर भी अगर एक इतने डिपार्टमेंट है बैचियों के अंदर, भाई जो आपको, जिनको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिनकी रेफरेंसेस के ऊपर आप कहते हैं हमारा मुल्क चलता है, तो उनको भी, उनके लिए भी आप एक डिपार्टमेंट बना देना बैची के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो उसको डील करे, जो भी आपके मामलात हैं उससे सारे डील करके उसको हल करे। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तो डिपार्टमेंट कोई ना कोई नए महकमे बनते जाएंगे, काम कोई नहीं होना। बस यही चल रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँ, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने बात की इससे पहले कि 1 विंडो होना चाहिए, यानी निज़ाम को बदलना चाहिए। निज़ाम क्यों नहीं बदला जा सका? वो भी नहीं बदल सके जिन्होंने वादे किए थे बदलने के, तब्दील करने के। अच्छा देखिए, मैं एक बात तो है कि इमरान खान साहब के दौर में, सॉरी चेयरमैन पीटीआई के दौर के अंदर ना, जहां बहुत सी तब्दीलियां अच्छी आई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारा निज़ाम चलाना है आपकी ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं, ब्यूरोक्रेसी जान के ऐसी हर्डल क्रिएट रखती है। और पीछे जितना भी स्टाफ है ना, आप जब तक ऑटोमेटेड निज़ाम पे नहीं जाएंगे, जैसे गुलाम हुसैन ने बताया, देखें यहाँ टेलीफोन भी लेना है, यानी मैंने यहाँ बैंक खुलवाना है तो ऑनलाइन खुल गया, टेलीफोन कनेक्शन लेना है, मैं हालांकि रेजिडेंट नहीं हूँ यहाँ का, लेकिन मैंने अगर टेलीफोन कनेक्शन भी लेना है तो ऑनलाइन अवेलेबल है। और गूगल क्या है, यानी मैंने कोई इलाके में जाना है तो मैंने सिर्फ पोस्ट कोड डालना है, वहां पहुंच जाना है। प्रॉपर्टी के और दूसरा जो असल वजह जो यहाँ की कामयाबी जो पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना निजाम है ना, सारा ये म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है। हमारे यहाँ तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने अपने अंडर लिया हुआ है, चाहे डीएचए ने रखा हुआ है, चाहे एलडीए ने रखा है, या हाउसिंग सोसाइटी ने। तो म्यूनिसिपैलिटी की अपनी एक ऐसी जिम्मेदारी है, लैंड डिपार्टमेंट उनके साथ अटैच इस तरह से है कि फ्रॉड का चांस ही कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने तो अभी तक कितने लोगों से मिला हूँ, अपना यूके के अंदर एक भी कैसा केस नहीं देखा जो फ्रॉड के जिम्मे में आया। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ की बातें और कानून साजी बड़ी अच्छी है। यहाँ कानून साजी मैंने कई चीजें ड्राफ्ट करके भिजवाई थी लास्ट टाइम, ये उस तरह आप करके दें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कोई देखिए स्लोली तो होगा, लेकिन बड़ी आसानी से ये चीजें मैनेज हो सकती है। और जो दूसरा जो हमारे भाई कहते थे जाकर हाउसिंग सोसाइटी से फाइलें चेक करें, वो तो मुमकिन ही नहीं है। वो कैसे पता चलेगा आपको कि जनाब कितनी जमीन बेची है, कितनी रखी है? वो तो डाटा ही कोई नहीं है, आपको ऐसा एक्सेस ही कोई नहीं, ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी जगह है कि जहां बैठकर आप ये सारा दे चुके। यहाँ जो जरूरत इस अमर की है ना, वो ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद इंटैक्ट नहीं है। तमाम आपके जितने जो यूटिलिटी के डिपार्टमेंट है सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, ताकि वो एक ही विंडो के नीचे सारी जब चीजें अवेलेबल होंगी तो फ्रॉड के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। और अगली बात जो है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम में आ चुके हैं, नादरा के साथ अटैचमेंट कर लिया, आप तो हर जगह आपको ये वाला जो है ना, हर हाउसिंग सोसाइटी में किसी जगह भी है वो जो ट्रांसफर सेल परचेज का निजाम जितना भी आए वो सारा ऑटोमेटेड होना चाहिए, एक वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, जहाँ आप चेक करना चाहें, यानी आप मैं कुछ पैसे जमा कराता हूँ, मैंने चेक करना हो कि ये जमीन किसी, इवन नवाज शरीफ और उनके मैंने चेक की है सारी, यहाँ बैठ के पैसे जमा कराए हैं, उनका डाटा सारा देख लिया। और वो लहदा बात है कि जितनी उनकी प्रॉपर्टीज है वहां पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सका उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह होना चाहिए था। तो आपको यहाँ जहां ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, वहां लेजिस्लेटिव मेयर बनाने हैं। और उसके अलावा एक मैं और बता दूं आपको बात, और यहाँ हमें सोचना चाहिए, हमारी अपनी जो एम्बेसीज यहाँ बैठी हुई है ना, और मैं सर्विसेज देने के लिए यहाँ तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट,
कि जितनी एम्बेसीज यहाँ हमारी यानी यूके के अंदर जितनी एम्बेसीज बैठी हैं, आ जाएं, एडवर्टाइज कराएं, लोगों के जो मसाइल है सारा इकट्ठा करें यहाँ डाटा, एक डेटाबेस यहाँ पर कायम करें, डेटाबेस बाकायदा अवेलेबल हो स्कैन की शक्ल में, बजाय वो बंदा धक्के खाते वहां जाए, वो ये सारा कुछ यहाँ पर डेटाबेस से बना लें और कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आपकी वजारत खारजा के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ कनेक्टेड होगा और हर चीज बड़ी आसानी से आप ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है अजहर साहब, वो आपका नुक्ता नज़र है। आशिर साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है अगर, तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि एक जो परसेप्शन प्रॉपर्टी में जो लोग डील करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उनके बारे में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है बरतानिया में, जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तानी, जब वो आपसे डील करते हैं तो उनके शुकूक व शुबहात भी ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में मौजूद लोग राय रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है ना, उनके शकूक व शुबहात पाकिस्तानी इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इनके पास ये ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस कर लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर एक पाकिस्तान में मैं अगर एक रियल एस्टेट ऑफिस खोल के बैठूं किसी भी एक सोसाइटी में, तो बड़े नॉर्मल सी जो है ना, मैं जाके बातचीत करूंगा, अगर मुझे पसंद आ गया तो बस जो डीलर मुझे कह रहा होगा और मैं उसकी बात मान लूंगा और मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर्स के ऑफिस हैं या जो रियल एस्टेट बैठे हुए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होता है और डील मैच्योर होते होते समटाइम्स वीक्स लग जाते हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात है क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उनको एक डर भी होता है कि हम दूर बैठे हैं, हमारे साथ फ्रॉड ना हो। दूसरी जो आपने परसेप्शन की बात की है ना, देखिए परसेप्शन, आपका इन्वेस्टर जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, अभी आपका पिछला एक सवाल था साथी के साथ उन्होंने जवाब भी दिया था कि जितने भी एनओसी अप्रूव सोसाइटीज होती है ना, उनके लेआउट अप्रूव हुए होते हैं। उन लेआउट में जैसे हम जो सोसाइटीज करते हैं, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता आज के प्रोग्राम में, लेकिन मुझे तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि जब लेआउट अप्रूव आपका हुआ है तो आप प्लॉट नंबर के साथ लोकेशन के साथ अपना प्लॉट बुक कराते हैं, ना कि आपको बाद में जो है वो दे दिया जाए, कोई और चीज दे दी जाए जो आपको बेची गई। ऐसे भी रेयर केसेस आते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभार जो है जब आप एक्चुअल प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट का इधर उधर होता है, लेकिन 99% करेक्ट होती है बात। तो जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जब उनके साथ सवाल जवाब होता है जो इन्वेस्टर करता है, वो परसेप्शन उसी वे में कि उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज पूरा होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने सेल नहीं करनी, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को सिक्योर करना है, उसके बाद ही ट्रस्ट डेवलप होगा और परसेप्शन चेंज होगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सेल के चक्कर में आपने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पूरी ले नहीं रखी, जो भी आपसे क्वेश्चन हो आपने कहना हो कि मैं आपसे पूछ के बता दूं, आपने उधर से पूछा इधर बता दिया, उधर से पूछा इधर बता दिया, you can't change the perception. You should have the product knowledge before selling your product. बिल्कुल ठीक है। एंड बिफोर बाइंग इवन यू हैव, आपके पास होनी चाहिए ख़रीदने से पहले भी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं उसका भी ऐलान हुआ, ये बताइए अमल दरामद कब तक हुआ? और ये जो सारे इक़दामात हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, ये खुशखबरी भी हम उनको एट टाइम दे रहे हैं, और साथ ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आप नहीं समझते कि हम कहीं ना कहीं जाके शायद ये भी एक इम्प्रेशन आ रहा है कि पहले भी ये ऐलानात होते थे लेकिन होता कुछ नहीं था? बात यह है कि भाई साहब, जब बच्चा ज्यादा रोता है ना, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं ना। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉलीपॉप दिया उन्होंने छोटा सा, जाते जाते ना एक दिन पहले कि जी हम ये कर देंगे, हम वो स्पीडी कोड जो है वो बना देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद कब होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, बाकी ये आशिर कैसी साहब की बात बिल्कुल सही है, मैं सेकंड करता हूँ कि देखें, कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश होना चाहिए। अगर उसने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, उसको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ओवरसीज में रहते हुए हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं कि हम कोई जो है वो किसी सोसाइटी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सके। होता क्या है कि लोग बड़ी खूबसूरत सी एक बुकलेट बना लेते हैं, तस्वीरें बना के ले आते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ लोग उसी से मरूब होकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जब कल को पोजेशन की बारी आती है तो पता चलता है कि वहाँ पर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो अगर तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी हो ना कि लेट से, मैं जैसे पहले बात की थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो है वो जो भी सोसाइटी यहाँ पर बेचना चाहे, सेल करना चाहे,
वो अपने आप को पहले पाकिस्तान हाई कमीशन पे आकर अपने क्रेडेंशियल्स दे और वो उससे सेटिस्फाई हो जाए कि ये आपकी फला जगह पर ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद कोई बंदा क्वेरी करे तो हाई कमीशन इसको इंडोर्स करे कि ये सोसाइटी हमने चेक कर ली हुई है और दैट्स फाइन एंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह कोई ये भी हो सकता है या इस तरह का कोई और भी तरीकाकार हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी तरह ब्लाइंडली करते जाएंगे ना तो उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद जो है वो मजीद कम होगा, और अगर कम होगा तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो, हम तो चाहते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करें और लोग जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए जो एतमाद साजी है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो सोसाइटीज़ हैं जो वो अगर कोई रोल अदा कर सकती हैं कि अपने आप को अपने क्रेडेंशियल ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए, अगर वो कोई रोल अदा कर सकती है तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये गुलाम हुसैन अमान साहब आपने एक बात की है, इसमें एक सजेशन ये भी है, वैसे शाहिद साहब आप बताइएगा ज़रा। एक तो हम डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फोरम, ऐसा पोर्टल हो कि जिस पे हम क्रेडेंशियल्स डालें और हमें उस सोसाइटी का सारी डिटेल्स सामने आ जाएं। आप नहीं समझते कि प्राइवेटली भी एक ऐसा पोर्टल बनाया जा सकता है? बहुत से पोर्टल्स हैं, इवन हमारे मीडिया में एक पोर्टल है जिसके थ्रू पता चलता है कि कौन सा चैनल कहाँ ग्रेड करता है। इसी तरह बरतानिया में भी होंगे। अगर कोई प्राइवेट इस पे बनाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी टाइम लगेगा उसको करने में, या वो उतना क्रेडिबल नहीं होगा जितने गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई फोरम होगा? शायद सब जी देखें, इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे देखें यूके की जो लोकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी डील करता हूँ, और पिछले लास्ट मंथ में 4 डीलें हमने क्लोज की हैं, और 4 डीलों में यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है क्योंकि बल्दियाती निज़ाम है, म्यूनसिपल का सिस्टम है, आपकी जो लोकल काउंसिल होती है वो ही एक उन्होंने अपना जो इलाका होता है उसका एक इंच को उन्होंने अपने सिस्टम में किया होता है। यहाँ पे फ्रॉड का बिल्कुल चांस नहीं होता, और जो परचेजर और जो बायर्स होते हैं वो आपस में मिलते भी नहीं है, उनके सोलिसिटर्स जो है वो आपस में डील क्लोज करते हैं और एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना सकते जो पूरे पाकिस्तान में या अपने सूबों के लिहाज से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके कि जो बंदा भी सोसाइटी लॉन्च करना चाहता है वो आके एक एप्लीकेशन दे, वो अपनी लैंड बताए, इतनी लैंड मेरे पास है, वो उसको उतनी ही लैंड बेचने की एडवर्टाइजमेंट की जो है इजाजत हो। अब ये नहीं कि मैंने 500 कनाल जमीन लेके 6000 एकड़ जो है मैंने बेच दिया। ओवरसीज ऑब्वियसली लोग यहाँ बिजी हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डू द कंप्लीट चेक्स, और इसीलिए आपने जो पहले भी सवाल किया था कि मैं तो अपनी कंपनी के ब्याह पे बोल सकता हूँ कि गुलाम हुसैन भाई को भी पता है कि वी आर वन ऑफ द ओनली कंपनीज हु हैव बेस्ड इन यूके एक्चुअल ऑफिस इन द यूके। और हालांकि पाकिस्तान में मेरे ऑफिस, उसकी वजह यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के जो क्लाइंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। वो ऑफिस में आ सकते हैं, दे कैन कम एंड सी अस इन इल्फर्ड, हमारा ऑफिस है इल्फर्ड में, तो हम उनको गाइड दे सकते हैं। तो लेकिन ये है कि सिस्टम जो है ना, इसका बेसिक एक जो जुमले में आंसर है वो फेलियर ऑफ द सिस्टम है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या इदारे हैं वो एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सके जिससे चेक एंड बैलेंस किया जाए, क्योंकि जिसको मौका मिलता है वो फिर आपको पता है पाकिस्तान में छोड़ता नहीं। लेकिन शायद साहब इसकी साइड स्टोरी ये भी है कि अगर हम पूरे सिस्टम को ही ब्लेम करें और कहें कि सब कुछ सिस्टम में ही गलत है, तो ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोगों को डिलीवर हो रहा है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर सिस्टम इतना ही माड़ा होता तो फिर ये भी तो ना होता ना। मतलब वो इक्का दुक्का केसेस ज़रूर हैं, लेकिन अगेन जो हम यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं कि मोस्टली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो लोगों को टाइमली डिलीवर करती हैं इस इतना कुछ होने के बावजूद भी। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सारी डिस्कशन हमने की है, हम क्यों बात नहीं करते कि जो सिस्टम को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन जुडिशल जो हमारा इंडेक्स है वो आई थिंक 129 आउट ऑफ 140 है शायद। जो रिवायती अदालती निज़ाम है वो साइल को इंसाफ देने में, बरवक्त इंसाफ देने में, स्पीडी जस्टिस देने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता? अच्छा, मैं एक बात आपके सामने रख दूं। देखिए, एक कुछ क्रेडिट देना पड़ते हैं। जब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जब बना था तो उसके बाद मुझे पता है कि बहुत से उसके रिजल्ट बड़े अच्छे बन सके थे। हमने ओवरसीज कोर्टों की बात की, लेकिन हमने कानून में पैरेलल वो तरमीम कर नहीं सके। हमने क्या किया, यहाँ पकड़ के हमने एक डेडिकेट कोर्ट कर दी ओवरसीज के केसों को देखेगी। अब वो केसों को देखने का सवाल तो उस बोझ का है कि अगर आप 200 केस लगाओ ओवरसीज का, वो कहाँ लोगा। यानी बुनियादी तौर पर इशू जो है कि इन केसेस को प्रायोरिटी पे डे टू डे करने वाला, और इसके लिए कानून साजी की जरूरत है।
ना होगा, कोई पेनल्टी का निज़ाम और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐड करना बनता है। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो ये मसाइल रहेंगे। और यहाँ अगली जो बात है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक जो है ना, मैं कोशिश करूंगा, मैंने ट्राई की थी कि पब्लिक इंटरेस्ट का एक मैटर लाकर, यानी जैसे देखे ना, मैंने यहाँ कोडिंग के सिस्टम के हवाले से की, हमारी अदालतें उस स्पीड से नहीं चल सकी। बाकी जो मामला जहां तक आप बात कर रहे हैं ना 129 नंबर, वो देखिए वो एक जनरल प्रिसेप्शन है। जब मैंने वर्ल्ड प्रोजेक्ट इंडेक्स वालों को मैंने जब लिखा, मैंने कहा बताएं आपने किस बुनियाद पर, क्या पैरामीटर थे, वो जवाब उनके, अगर इतना बुरा निजाम होता तो लोग सड़कों के ऊपर होते। वो हमारा निजाम को ठीक है, स्लो है, यानी तेजी नहीं है, फौजदारी निजाम बैठा हुआ है सारा, सिविल के निजाम में बड़े मसाइल मौजूद हैं, बहुत सी चीजें बेहतर भी हो सकी हैं। लेकिन जो असल जो काम है ना, कि हमने, अब देखिए वजह क्या है, ओवरसीज को हम अपनी सियासत में लाना नहीं चाहते। यानी इनका वोटिंग राइट दिया, वो वोटिंग राइट देने के लिए इमरान खान साहब के दौर में, पीटीआई के दौर में बड़ी कोशिश हुई, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इन्होंने अभी तक बैठकर उसको, अदर साहब वो भी तो एक लॉलीपॉप था। आपने आई वोटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी। आई वोटिंग को दुनिया मानती ही नहीं है, पूरी दुनिया में इनसिक्योर्ड आई वोटिंग। लेकिन उसकी इब्तिदा होनी थी। देखें गल्फ कंट्रीज में कोई बताया नहीं गया कि वो वोट कैसे डालेंगे। जिन ममालिक में वोट डालने का कोई राइज ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक सियासी नारे की हद तक था। लेकिन जब आप नहीं है ना, मैं जो कि कोर्टों में मैंने पिटीशनें फाइल की हुई हैं, वहां बाकायदा इस पे काम, बजट एलोकेशन हो गई थी, यानी बाकायदा स्टेट बैंक से पैसे नादरा को मिल गए थे कि आप शुरू तो करें, वो शुरू ही नहीं होने दे रहे। फिर अगली बात जो है कि इनको बाकायदा ओवरसीज पाकिस्तान को पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा हमें, अपना नेशनल असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर 63(1)(c) जो है, हालांकि मैं वो जो कि दोहरी शहरियत से रोका हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसमें लाकर हमें कोई ना कोई इनको बाकायदा को सीटिंग का मैकेनिज्म, ताकि इनकी से हो 90 लाख। ये बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी बड़ी ज़रूरी है, वो उसका तरीक़ाकार कुछ भी हो सकता है। इवन जब ये गवर्नमेंट आई थी पिछली, तो इन्होंने कहा था कश्मीर वाला हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, नुमाइंदगी होनी चाहिए, नुमाइंदगी नहीं है। आई डू एग्री विद दैट। मैं ज़रा आशिर साहब, अब बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में ये सब कुछ होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी है, ये रियल एस्टेट है, ये एक बड़ा कामयाब बिज़नेस है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी भी जो सबसे आसान काम है उनके लिए सरमाया लगाने का, वो यही है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आप बरतानिया में मौजूद हैं, रेशो क्या है, डिस्प्यूट की रेशो क्या है, ब्रीफ कमेंट कर दें, टाइम हमारे पास कम है। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया एक प्राइवेट पोर्टल लॉन्च करने का। आई विल बी लुकिंग इनटू इट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो सेकेंडली, जो आप रेशो की, डिस्प्यूट की रेशो की बात कर रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी, जितना भी मैंने पाकिस्तान का रियल एस्टेट किया, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में 99.9% कब्जे का प्रॉब्लम नहीं है, जितना जब से मैंने रियल एस्टेट किया। पुराने मसाइल हैं, जब भी जाते हैं किसी जगह पे तो वो बताते हैं कि फलाने का कब्जा हो गया था, आपको किसने बताया, जी सुना था। तो कोई मुझे 1% भी आज तक नहीं मिल सका जो जिसका कब्जा हुआ। तो डिस्प्यूट की रेशो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो 99% क्लियर है सारा। हाँ, पोजेशन के हमारे दोस्तों ने भी जिक्र किए हैं बहुत सारे, कि पोजेशन के डिलेज हैं, लोग डेवलपर जो है वो पोजेशन नहीं देते, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन वो होल्ड करते हैं अपनी फाइल या प्लॉट, वो 2 साल बाद, 4 साल डिले बाद उनको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशिर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आशिर कुरैशी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, शाहिद साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब, आपका सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।